हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक हम 10th एफोरिज्म तक देख चुके हैं। इसमें एक 6th एफोरिज्म जो है उसमें थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसको डाल नहीं पाया। बाकी 6th एफोरिज्म जो है मैंने प्रिपेयर कर लिया था। फ्रेंड्स, अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें। अभी तक हमने 10th एफोरिज्म तक देख लिया। अब हम ऐसा करेंगे कि मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि ये एफोरिज्म जो मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद ये है कि आपको एक पूरा का पूरा वो मटेरियल प्रोवाइड करना, वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करना, जो हमें हमारे हर सवाल का जवाब दे ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अराइज होती है, इवन कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती है कि यार ये ये कैसे होगा? मतलब ये हुआ कि एक थायरॉइड का पेशेंट है और वो जो है सिम्पटम्स बता रहा है अपने, बहुत सारी सिम्पटम्स बता रहा है, हमने उसको दवाई दी, दवाई देने के बाद वो पेशेंट जो है वैसे तो सही फ़ील कर रहा है लेकिन उसकी थायरॉइड बढ़ रही है और उसको स्लीप अच्छी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सही है लेकिन थायरॉइड फिर भी बढ़ रही है, फिर कभी थायरॉइड घटती है, फिर वापस बढ़ जाती है। अब इस समय हमें खुद को समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा है? फिर कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि ये ना आपको फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए, पैथोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अच्छे से आनी चाहिए। आपको बैक्टीरियोलॉजी आनी चाहिए, आपको बॉटनी आनी चाहिए, है ना? आपको जूलॉजी का अच्छा मतलब ज्ञान होना चाहिए, आपको मिनरल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी हम जो है मतलब जो मिनरल्स की जनरल क्वालिटीज़ है, जिसको ड्रग ऑफ सिग्नेचर कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर्स कहते हैं। तो उसमें हम मिलान करके कई दवाइयों को वैसे याद रख सकते हैं, कई दवाइयों को टॉक्सिकोलॉजी से याद रख सकते हैं। मतलब कभी तो आप कहते हो कि सिम्पटम्स को देख लो बस और सिम्पटम टोटलिटी ले लो और उस पे दवाई दे दो, यही होम्योपैथी है। कभी आप कहते हो कि ऑर्गेनन भी पढ़ना है, कभी आप कहते हो कि ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। तो बहुत सारे इस तरह के अनगिनत क्वेश्चंस रहते हैं हमारे दिमाग में प्रैक्टिस के दौरान। इवन प्रैक्टिस के दौरान कई पेशेंट आपको ये भी पूछते हैं कि सर ये आप दे रहे हो इतनी सी दवाई, इससे होगा क्या? एक बहुत ही रीज़नेबल क्वेश्चन है ये कि इतनी सी दवाई इससे होगा क्या? ये तो हमारे मुँह में ही गल जाएगी। आपको पता है हमारी स्टोन है, इतना बड़ा स्टोन है, 10 एमएम का स्टोन है। इससे ये गलेगा क्या? मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसका हमारे पास आंसर नहीं होता। फिर भी हम ये सोचते हैं कि यार चलो ठीक है ब्लाइंडली प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब स्टोन निकालने के लिए बर्बरीज देते हैं और बर्बरीज से स्टोन निकल जाता है। कैंथेरिस देते हैं यूरिन का ठीक है बर्निंग ठीक हो जाती है। तो बस ठीक है हमारा चल रहा है प्रैक्टिस और इट इज़ वेल एंड गुड। और कई सारे हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से कि यार फलाना इंसान ने डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी थी तो इससे ऑसिमम कैन से इस तरह से निकली थी पथरी तो अब से मैं ऑसिमम कैन देना शुरू करूँगा, है ना? वो ग्लोनाइन से हेडेक ठीक हो रहा है, ग्लोनाइन से अक्सर हेडेक ठीक हो जाता है तो वो जो डॉक्टर साहब हैं अक्सर हेडेक के लिए ग्लोनाइन ही यूज़ करते हैं, चिली हेडेक के लिए ये यूज़ करते हैं और हॉट पर्सन का हेडेक होता है तो ये यूज़ करते हैं, राइट साइडेड हेडेक होता है तो ये यूज़ करते हैं, लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है तो ये यूज़ कर लेते हैं। और फिर जब अगर हेडेक जो है जिसमें पूरा सिर फट रहा है साथ में गैस्ट्रिक हेडेक है तो ये हम ये यूज़ कर लेंगे। मतलब इस तरह की डिफरेंशिएशन से नो डाउट हमारी मैथमेटिका स्ट्रॉन्ग होती है बट मैं ये समझता हूँ फ्रेंड्स कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक बेस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, हम वो काम कैसे कर रहे हैं और उस काम से हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। ये सब चीज़ें एक फ़ॉलो अप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम पेशेंट देख तो लेते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, लेकिन फ़ॉलो अप में वो आता है कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक हो गया, ये हो गया। आप फिर से अपने मैथमेटिका के नॉलेज के हिसाब से उस बीमारी को फिर से ठीक कर दो। फिर पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब जो पहले वाली बीमारी थी ना वो वापस आ गई। आप फिर से पहले वाला प्रिस्क्रिप्शन दे दो। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिलैप्स होता रहता है और अलग-अलग फॉर्म में रिलैप्स होता रहता है। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है? इन सभी सवालों के आंसर हैं इन एफॉरेस्ट्स में।
और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप मन लगाकर ये 291 एफर्मेशन रीड कर लेंगे, तो 101% आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। आपके लिए इस पैथी में और आगे बढ़ना बहुत सुगम हो जाएगा। आज मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि 10th एफर्मेशन तक हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं कि फर्स्ट एफर्मेशन से लेकर 10th एफर्मेशन तक डॉक्टर हेनीमैन ने क्या कहा। सबसे पहले हम वापस देखते हैं एफोरिज्म नंबर 1। एफोरिज्म नंबर 1 में डॉक्टर हनीमैन ने ये कहा था कि आपका मिशन क्या है? एक फिजिशियन का जो है वो मिशन क्या है? उसको क्या करना चाहिए? ठीक है? मतलब उसमें उसमें उन्होंने ये बता दिया कि आपको जो है मतलब अनलीगल तरीके से या बेवकूफ़ों जैसे कि ये ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा वाली चीज़ें आपको अपना टैलेंट और टाइम वेस्ट ना करके आपको अ, एक गलत पिक्चर क्रिएट करने के बजाय पेशेंट की कंडीशन को समझना है, पेशेंट के सेंसेशंस को समझना है, पेशेंट के फंक्शंस को समझना है, पेशेंट की अल्टर्ड पैथोलॉजी अल्टर्ड जो वो हेल्थ में था, उससे जो अल्टरेशन हुआ है, उस चीज़ को समझ के आपको फिर से पेशेंट को जो है, उसको हेल्थ की तरफ रिस्टोर करना है, ये आपका मिशन है। एफोरिज़्म नंबर 2 में डॉक्टर हनीमैन ने ये बताया कि ये जो आप क्योर करोगे, इस क्योर में आइडियलिस्टिक क्योर किस तरह का होता है, तो रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन है और आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पर बेस होना चाहिए। मतलब ये कि डॉक्टर हनीमैन एफोरिज़्म नंबर 2 में ये बता रहे हैं कि आपको ये सारे एफोरिज़्म पढ़ने चाहिए। इन सभी एफोरिज़्म्स को बेस बनाकर आपको ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। एक दिन मेरी डॉक्टर आरजी बॉस से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद हम ऑर्गेनल से उसको मैच करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पहले हमने सारा पेशेंट देख लिया, पेशेंट को देख लिया कि हाँ ठीक है, चिल्ली है, ये हॉट है, उसके बाद में ये चीज़ें हो रही है और हमने इसको जो है ये फलाना कैलकुलेटर 30 में बार-बार मतलब रिपीट करने के लिए कैलकुलेटर 30 दे दिया। उसके बाद में हम ये देखें ऑर्गेनो में यार इसमें तो ये कहा था कि एक्यूट केस में कितना रिपीटिशन है, क्रोनिक केस में कितना रिपीटिशन है, तो इसके हिसाब से ऐसे करना चाहिए था। या हम उसको देख के कैलकुलेटर को देख के कि कैलकुलेटर हो गया और उसके बाद में हम ये देखें कि अच्छा ऑर्गेनो के हिसाब से इसको जो है इतना टाइम में रिपीट करना चाहिए था, ये गलत है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए पहला बेस होना चाहिए ऑर्गेनल। आपके दिमाग में एफोरिज़म्स की एक रिकॉर्डिंग्स रहनी चाहिए कि हाँ, अब ये पेशेंट आया मेरे पास, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा मिशन क्या है। मुझे डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है कि मेरा मिशन मुझे अचीव करना है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना है कि मुझे इस मिशन को अचीव करने के लिए अपनी दवाई को किस तरह का बनाना है कि रैपिड हो जाए, जेंटल हो जाए, परमानेंट रिस्टोरेशन हो जाए हेल्थ का। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर ये चीज़ें करेगा, एक फ़िज़िशियन ये चीज़ें करता है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ इंडिकेशन मतलब ये कि पैथोलॉजी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, इनके पीछे क्या-क्या इंडिकेशन है, क्या-क्या डिज़ीज़ के इंडिकेशन हैं। आपको मेडिकल पावर्स के बारे में पता होना चाहिए मतलब आपको मेड रेमेडी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ रेमेडी मेडिसिन इंडिकेटेड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको प्रॉपर डोज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपकी फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दवाई बनती किससे है। मतलब ये कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र शंकरन सर का जो मेथड है उसमें ये है कि आपको ये पहचानना चाहिए कि इस पेशेंट को प्लांट किंगडम से दवाई चाहिए, एनिमल किंगडम से चाहिए या मिनरल किंगडम से चाहिए, नोसोर से चाहिए, सारकोट से चाहिए, इम्पोनेरेबुला से चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये कैसे पता होगा? जब आपको ये पता होगा कि मेरी ये मेडिसिन किस तरह से बनी है और किस चीज़ से बनी है। आपको प्रॉपर डोज़ के बारे में पता होना चाहिए और सबसे बड़ी बात रिपिटिशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस डोज़ को बार-बार रिपीट कैसे करना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ऑब्स्टेकल्स क्या-क्या आ रहे हैं, रिकवरी में क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि वो उस डिज़ीज़ को मेंटेन करके रखेंगे।
आगे एफोरिज्म नंबर 4 में डॉक्टर हनीमैन ये कहते हैं कि अगर एक फिजिशियन प्रिज़र्व करना सीख जाता है हेल्थ को, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। मतलब ये हुआ कि एक पेशेंट को हमने ठीक तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हेल्थ को डिरेंज करती है, कौन-सी चीज़ें बीमारी कॉज़ करती है। ये एजुकेशन अगर हम पेशेंट को दे देते हैं, तो हम पेशेंट की हेल्थ के प्रिज़र्वर बन जाते हैं। फिर एफोरिज्म नंबर 5 में डॉक्टर हनीमैन ने ये बताया है कि हमें एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ ये जो है चीज़ें ये देखनी चाहिए। एफोरिज़म नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि एक्यूट डिज़ीज़ और क्रोनिक डिज़ीज़ में हमें पेशेंट को ठीक करना है। यहाँ पर मेरे सर ने मुझे आरजी बॉस ने एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ बताई थी, जो इस एफोरिज़्म में लिखी हुई तो है, हिडन मीनिंग तो उसका है, लेकिन हमें एज़ इट इज़ वर्ड्स में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एफोरिज़्म नंबर 5 जब हमने पढ़ा था तो डॉक्टर आंटी बॉस ने मुझे ये कहा था कि 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि आपके पास पेशेंट आते ही आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एक्यूट डिज़ीज़ है या ये क्रोनिक डिज़ीज़ है। अगर एक्यूट डिज़ीज़ है तो वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर क्रोनिक डिज़ीज़ है तो वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर एक्यूट डिज़ीज़ है तो आपको क्या-क्या करना है? सबसे पहले आपको आपके सिम्पटम को कंप्लीट करना है और सिम्पटम कंप्लीट कैसे होगा? सिम्पटम कंप्लीट होगा कोजेशन, मोडेलिटीज़, ठीक है? कोजेशन आनी चाहिए उसमें, मोडेलिटीज़ आनी चाहिए उसमें, कॉन्कोमिटेंट आनी चाहिए। उसमें एलिमेंट फ्रॉम ये कोजेशंस हो गया ना, ये मतलब इस तरह से आपका सिम्पटम कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्कोमिटेंट आनी चाहिए, उसमें मोडेलिटीज़ आनी चाहिए कि कब ये जो है ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, कब ये कम हो रहा है, ये उस सिस्टम के अंदर आनी चाहिए। दूसरा उसकी लोकेशन मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक सिस्टम है हेडेक, तो हेडेक हो रहा है, पेशेंट एक्यूट में आया आपके पास कि डॉक्टर साहब हेडेक हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हेडेक हुआ कैसे? पोज़ीशन, ठीक। उसके बाद उसका लोकेशन, लोकेशन मतलब कि ये हेडेक कहाँ से हो रहा है? फोरहेड में हो रहा है, ऑक्सीपिटल रीजन में हो रहा है, ठीक है? वर्टेक्स पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उसकी लोकेशन, उसके बाद उसकी सेंसेशन, सेंसेशन मतलब किस तरह का हेडेक हो रहा है। आपको इसमें चुभन हो रही है, भारीपन हो रहा है, ये आपको अच्छा ये हिंट्स नहीं देने होते हैं आपको, आपको ये बोलना होता है पेशेंट को कि आपको किस तरह का महसूस हो रहा है सिर दर्द के समय, क्या महसूस हो रहा है। तो वो पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े अंदर जो है हथौड़े मार रहा है कोई। ठीक है, तो ये सेंसेशन तो पोजीशन, सेंसेशन, लोकेशन, मॉडेलिटीज़ उसके बाद है मॉडेलिटी। मॉडेलिटी में ये आपका सिर दर्द जो है कब बढ़ता है, कब घटता है। ये मॉडेलिटीज़ आपको उसमें पता होनी चाहिए और लास्ट में कॉन्कोमिटेंट कि इसके अलावा आपको और कोई तकलीफ रहती है सिर दर्द के दौरान। ये चीज़ें जो है वो आपके सिम्पटम्स को कंप्लीट करती है, तो ये कंप्लीट सिम्पटम आपको कहाँ ज़रूरत है? एक्यूट में ज़रूरत है। और क्रॉनिक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद में आपको मियाज़्म देखना होता है। ये जो चीज़ है, ये एफोरिज़्म नंबर 5 में हिडन मीनिंग में है, लेकिन हम एफोरिज़्म नंबर 5 में यही देख चुके हैं अब तक कि एक्यूट डिज़ीज़ और क्रोनिक डिज़ीज़ में हमें अलग करना होता है। फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना है क्रोनिक डिज़ीज़ में, उसकी मोड ऑफ लिविंग हैबिट, उसका ऑक्यूपेशन, उसका सोशल डोमेस्टिक रिलेशन, उसका एज, उसकी सेक्सुअल कंसर्न, इन सब चीज़ों को क्रोनिक डिज़ीज़ में हमें कंसिडर करना होता है। एफोरिज़्म नंबर 6 में हमने ये देखा कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए फिजिशियन को। एफोरिज़्म नंबर 6 का हमने 6th एडिशन देखा था, ठीक है? तो इसमें हमने ये देखा था कि कोई भी स्पेकुलेशंस नहीं होनी चाहिए पेशेंट फिजिशियन के दिमाग में कि यार ये तो जो है इस तरह से है तो ये कार्डियक अस्थमा होना चाहिए। अगर ये चीज़ें इस तरह से हो रही है तो ये होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हर केस को इंडिविजुअल केस की तरह समझना है। मतलब ये कि आपने हेडेक की ये दवाई दी थी, ग्लोनाइन दिया था और ग्लोनाइन से बिल्कुल ठीक हो गया था। अगली बार जब पेशेंट आएगा तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यार हाँ, ये वही ग्लोनाइन वाला हेडेक तो है, वो ग्लोनाइन से ठीक हुआ था, ये भी ठीक हो जाएगा। अभी हम जस्ट बात कर ही रहे थे एफोरिज़्म नंबर 5 में लोकेशन। मान लो उसके हेडेक की लोकेशन चेंज हो, मान लो उसका हेडेक का सेंसेशन चेंज हो, मान लो उसके हेडेक का पोज़ीशन चेंज हो, मान लो उसके हेडेक की मॉडलिटीज़ चेंज हो। मतलब होता है हो नहीं, होगा ही होगा।
हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, हर इंडिविजुअल अलग-अलग कॉज़ से बीमार पड़ता है, उसके बीमार होने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है? उसके रिज़ल्ट्स एक हो सकते हैं कि भई हाँ, हेडेक के दौरान अब जो है इतना हेडेक होने लग गया तो ये प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है? ऐसा हो सकता है, लेकिन हर इंसान की हर इंसान अपने आप में इंडिविजुअल है, तो एफोरिज्म नंबर 6 हमें ये सिखाता है कि हमें हमारे माइंड में कोई भी फिक्स्ड पिक्चर नहीं रखनी है। फिर उसके बाद एफोरिज्म नंबर 7 एफोरिज्म नंबर 7 में हमने ये देखा कि अगर कोई बीमारी है, कोई डिज़ीज़ है, जिसमें से हम एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ नहीं हटाते हैं, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ हटाना ज़रूरी है और अगर हम एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ नहीं हटाते हैं, तो हमारे पास जो बचता है, वो हमने मान लो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ हटा दिए, उसके बाद भी अगर डिज़ीज़ बचती है, तो वो जो है पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज़्म है, वो मियाज़्म जो कि मेंटेन करके रख रहा है। वो मियाज़्म जो कि एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ हटाने के बाद भी डिज़ीज़ पिक्चर को बनाए रख रहा है। मतलब ये कि आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर जब मियाज़्म का डिस्कशन होगा, तो मियाज़्म के डिस्कशन में डॉक्टर एनिमन ने ये बताया है कि मियाज़्म आपकी अगर किसी पेशेंट के अंदर वो मियाज़्म है, कैंसर मियाज़्म है, तो वो कितना ही अच्छे से अपने खान-पान को शुद्ध रख ले, अपनी दिनचर्या को अच्छा रख ले, तो भी वो मियाज़्म जो है उसके अंदर डिज़ीज़ प्रिसिपिटेट करेगा। और एक इंसान जिसके अंदर वो मियाज़्म ही नहीं है, तो उसके बाद वो चाहे कितना भी अपने आप को अल्कोहलिक कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, उस तरह की डिज़ीज़ उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। ये जो है मियाज़्म की थ्योरी है, तो ये एफोरिज़म नंबर 7 में हल्का-फुल्का बताया है इन्होंने कि हमें एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है हम डिज़ीज़ की एक क्लियर पिक्चर देख पाएँगे। ओके फ्रेंड्स टाइम मुझे थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा है। अपन इस रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए 8, 9, 10 का कल रिवीजन करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा और फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली चीज़ होगी ये। थैंक यू अगेन।